हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बाल विकास से रिलेटेड कुल 30 प्रश्न आपके सामने लाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों में से दोस्तों एक दो प्रश्न अवश्य है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए दोस्तों आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। और दोस्तों, ये हमारा क्लास 5 है, अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों 1 2 3 4 आप देख लीजिए, ताकि दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अतः बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि, बताइए दोस्तों, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए तब, या फिर दोस्तों बी में है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो तब, या फिर सी में है, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, डी में है, शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि, बताइए दोस्तों कैसे। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, शिक्षक और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए। बी में है, कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए, या फिर सी में है दोस्तों, दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम ले लिया जाए, या फिर डी में है, ध्यान दीजिएगा, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतः क्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर। तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण प्रभावी हो सकता है। शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतः क्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए, विधियों का उपयोग किया जाए। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। एक उत्तम कक्ष में शिक्षक, बताइए दोस्तों, एक उत्तम कक्ष में शिक्षक छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, या फिर बी में है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, या फिर सी में है, छात्रों को वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक उत्तम कक्ष में शिक्षक, दोस्तों बताइए इनमें से हमारा क्या होगा। एक उत्तम कक्ष में शिक्षक छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, ये भी हमारा सही है दोस्तों। एक उत्तम कक्ष में शिक्षक छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। एक उत्तम कक्ष में शिक्षक छात्रों को वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, ये भी हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की विशेषता है, बताइए दोस्तों, मौलिकता है, प्रवाहशीलता है, लचीलापन है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बताइए। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। सृजनात्मकता की विशेषता क्या है, मौलिकता भी है दोस्तों, प्रवाहशीलता भी है, लचीलापन भी है दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यदि आपको दोस्तों कोई भी प्रश्न का उत्तर आ रहा है दोस्तों, और कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती है। अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, या फिर सी में है, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, या फिर दोस्तों उपयुक्त सभी।
तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती है। बताइए दोस्तों, क्या विशेषताएं होती है। अधिगम में क्रियाशीलता, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। छात्रों में सीखने की योग्यता, ये भी बहुत होना जरूरी है दोस्तों। स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, ये भी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है। बताइए दोस्तों, एक मंद यानी धीमी गति से सीखने वाले बालक को जरूरत किस चीज की होती है दोस्तों, बताइए। अतिरिक्त सहायता की होती है, या फिर विशेष सहायता की, किसी सहायता की नहीं, या फिर दोस्तों डी में है कुछ सहायता की। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। सोचने समझने वाला प्रश्न है दोस्तों, तो आप जल्द से जल्द दोस्तों सोचकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए। एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है दोस्तों विशेष सहायता की, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी यदि गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यदि आप किसी भी प्रकार के शिक्षक हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों, तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इनमें से दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिसमें विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था या फिर बी में है, उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था, या फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, सी में है किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे, या फिर दोस्तों डी में है सही उत्तर बताएंगे। तो बताइए दोस्तों इनमें से आप क्या कार्य करेंगे। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी अगर गलत उत्तर देता है दोस्तों, गलत आंसर देता है, तो आप क्या करेंगे इनमें से बताइए दोस्तों। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप दोस्तों उसे बताएंगे कि उसका उत्तर क्या है, गलत क्यों था दोस्तों, बताइए। आप यही करेंगे, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी अगर गलत उत्तर देता है तो आप उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे दोस्तों, और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है दोस्तों, बताइए कैसे परिभाषित किया जाता है। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, अधिगम का सरलीकरण से, या फिर शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। सी में है पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना, या फिर शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है दोस्तों, बताइए कैसे परिभाषित किया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना, यही हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर है जो शिक्षण का है। परावर्तक, अंतःक्रियात्मक, या फिर दोस्तों सी में है प्रक्षेपण, डी में है संकलित। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षक का है दोस्तों। तो इनमें से सही आंसर है हमारा अंतःक्रियात्मक, हमारा बी ऑप्शन इसका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, अंतःक्रियात्मक हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों का अभ्यास में लाना चाहिए। क्या लाना चाहिए दोस्तों, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। बताइए दोस्तों क्या होगा। ए में दे दिया है भाषा विधि शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए शिक्षक को, या फिर अंतःक्रियात्मक विधियां, सी में है वर्णनात्मक, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए।
तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शिक्षकों को अंतः क्रियात्मक विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए, तो अंतः क्रियात्मक विधियां को। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि, बताइए दोस्तों, इससे उनका ज्ञान बढ़ता है इसलिए, या फिर बी में उनका कौशल बढ़ता है, सी में है उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, या फिर डी में है वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। विद्यार्थियों के दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें, बताइए दोस्तों, बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है, या फिर बी में है एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, या फिर सी में है कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है, या फिर दोस्तों डी में उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें, बताइए क्या होगा इनमें से। बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है इसी प्रकार दोस्तों, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षकों की भूमिका है, बताइए दोस्तों, एक शिक्षक की भूमिका इनमें से क्या है। ज्ञान का संप्रेषण करना, या फिर बी में है छात्रों को अनुशासन में रखना, सी में है छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम का सृजन करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षकों की क्या भूमिका है दोस्तों, बताइए, एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, शिक्षकों की भूमिका है ज्ञान का संप्रेषण करना, ये भी बिल्कुल सही है। छात्रों को अनुशासन में रखना, ये भी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम का सृजन करना, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए, बताइए दोस्तों, पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए। ज्ञान का मौखिक हस्तांतरण करना चाहिए, या फिर जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन करना चाहिए, या फिर दोस्तों सी में है कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण करना चाहिए, या फिर दोस्तों हमारा डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पठन पाठन में शिक्षकों को कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण करना चाहिए, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं, बताइए दोस्तों कैसे। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं उस पर अधिक ध्यान देकर, उसे अधिक पुस्तकें देकर, या फिर दोस्तों सी में है उसे अधिक समय देकर, या फिर डी में है उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक प्रतिभाशाली बालक की आप कैसे मदद करेंगे दोस्तों। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उस पर अधिक ध्यान देकर, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोजीन पियाजे के अनुसार जन्म से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है, इनमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और जीन पियाजे के अनुसार कितनी अवस्थाएं मानी गई है दोस्तों, तो 4 अवस्थाएं मानी गई है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जीन पियाजे के अनुसार जन्म से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का
मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था कहेंगे, या फिर बी में दोस्तों पूर्व संक्रिय अवस्था, संकार्य अवस्था, या फिर दोस्तों सी में है, ध्यान दीजिएगा, मूर्त संकार्य अवस्था, या फिर डी में औपचारिक संकार्य अवस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मूर्त संकार्य अवस्था कहेंगे। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मूर्त संकार्य अवस्था कहेंगे। 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं, तो मूर्त संकार्य अवस्था हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बात कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और कई बार ऐसा होता है कि पिछले बेंच वाले बच्चे लोग गपशप करते रहते हैं, पढ़ाई से ज्यादा उन लोगों का गप ही होता है। तो बताइए दोस्तों, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे दोस्तों जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बात कर रहे हैं। तो बताइए दोस्तों कैसे आप निपटेंगे। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, उनकी उपेक्षा करके या फिर उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे, अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे, या फिर दोस्तों सी में है, उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, या फिर डी में है, उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। तो बताइए दोस्तों इनमें से आप क्या कार्य करेंगे। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे दोस्तों जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आप कैसे निपटेंगे, उनसे पूछेंगे कि वे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। बताइए दोस्तों कौन सी विधि है जो एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की है। बताइए दोस्तों, ए में दे दिया है सबसे अच्छी विधि है दोस्तों, बताइए इनमें से क्या होगा। प्रक्षेपी विधि है, या फिर साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, या फिर दोस्तों समाज मीति विधि। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। प्रक्षेपी विधि दोस्तों हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, भारत में शिक्षा प्रणाली छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, या फिर दोस्तों बी में है, भारत में शिक्षा प्रणाली रोजगार के लिए तैयार करती है, या फिर दोस्तों सी में है, व्यवसायिक विषयों के लिए तैयार करती है, या फिर परीक्षा के लिए तैयार करती है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा, भारत में शिक्षा प्रणाली, बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत में शिक्षा प्रणाली रोजगार के लिए तैयार करती है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है, एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एक शिक्षक के लिए। तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा, सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, या फिर व्यक्तिगत अध्ययन विधि, सी में है प्रायोगिक विधि, या फिर दोस्तों डी में है पर्यवेक्षण विधि। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है, अन्य छात्रों को परेशान करता है, एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। एक अध्यापक उसकी समस्या का कारण जानने हेतु व्यक्तिगत अध्ययन विधि का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है, प्रत्ययों के शिक्षण में, कौशल के शिक्षण में, या फिर दोस्तों तथ्यों के शिक्षण में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए।
मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है। किसके में दोस्तों बताइए, इनमें से हमारा क्या होगा, किस लिए? तो कौशल के शिक्षण में हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सह संबंध रखता है, या फिर बी में है कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं रखता, या फिर दोस्तों सी में है वह नवीन विचारों में कोई योगदान नहीं देता, या फिर दोस्तों डी में है सहपाठियों द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान नहीं करता। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सह संबंध रखता है, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। शिक्षक की भूमिका है, बताइए दोस्तों, ज्ञान का स्थानांतरण करना, या फिर दोस्तों बी में है ज्ञान देना, सी में है कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, या फिर डी में है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक की भूमिका ज्ञान का स्थानांतरण करना, हमारा ऑप्शन के अनुसार ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ज्ञान का स्थानांतरण करना। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं, बताइए दोस्तों कैसे आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं? उच्च स्वर में बोलकर, श्याम पट पर लिखकर, या फिर चित्र बनाकर, डी में उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है उद्दीपन परिवर्तन द्वारा, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का, या फिर बी में दोस्तों निर्णय लेने की योग्यता, सी में है भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य, या फिर डी में है उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। दोस्तों बताइए छात्र में क्या आवश्यक है? तो प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण भी आवश्यक है, निर्णय लेने की योग्यता भी होना जरूरी है दोस्तों, भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य होना भी जरूरी है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? बताइए दोस्तों आप क्या करेंगे? यदि एक विद्यार्थी कोई आपसे प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है दोस्तों, जिसका आंसर आपके पास नहीं है, तो बताइए इनमें से आप क्या करेंगे? छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है, या फिर दोस्तों बी में है टालने का प्रयास करेंगे, या फिर सी में है प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे, या फिर डी में है छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिड़क देंगे। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए, आप क्या करेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो आप इस प्रश्न का दोस्तों जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, आप क्या करेंगे? यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है आपसे जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आप प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे, आप यही ना करेंगे? हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बताइए कौन कौन व्यक्ति हैं जो ये काम करेंगे? तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र भाषण सुन सके, या फिर कक्ष के शिक्षक के भाषण के नोट्स ले सके, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सी में कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, डी में है छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, बताइए दोस्तों क्या होगा? कि छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, बताइए दोस्तों क्या होगा? शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यदि आप दोस्तों किसी प्रकार के शिक्षक है या शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों, तो इस प्रश्न का दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर से जरूर बताइए दोस्तों, शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यवसायिक कौशल का विकास करना, बी में है विद्यार्थियों में
सामाजिक चेतना का विकास करना, सी में है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या फिर डी में विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। यदि आप किसी प्रकार के शिक्षक है दोस्तों, तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इनमें से बताइए जल्द से जल्द। तो विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना एक शिक्षक का उद्देश्य होता है दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है। हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है दोस्तों। अधिगम की कठिनाई को जानना, बी में उसके व्यक्तित्व को जानना अत्यावश्यक है, या फिर उसके घर के वातावरण को उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है, अधिगम की कठिनाई को भी, उसके व्यक्तित्व को भी दोस्तों, उसके घर के वातावरण को भी जानना आवश्यक है। अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, कला विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। तो दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर है विज्ञान, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा आज की क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों लाइक बिल्कुल करना ना भूले। अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले दोस्तों, और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।